अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, बड़ी ईद पर हम आ गए हैं आपके साथ बड़ी बड़ी खुशियां मनाने के लिए। और बड़ी ईद हो और बड़े लोगों को हम मदू ना करें। टीवी टुडे के बड़े हमारे साथ आज मौजूद हैं अब्दुल मजीद साजिद साहब, जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। और इनके साथ जो आज हमारे मेहमान हैं वो स्ट्रगलर्स के लिए बहुत इंस्पिरेशन है। छोटी सी उम्र में अपना नाम मनवाया है उन्होंने और अपने बोल्ड सवालात से जाने जाते हैं, लेकिन आज हमने उनको काबू कर लिया और हम उनसे सवालात करेंगे। फ़ारूक वराइट साहब कैसे वायरल हुए हैं? फ़ारूक साहब ये बताएं सबसे पहले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। और आपने कहा जी कि बोल्ड सवाल करते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप भी आज कोई बोल्ड सवाल करेंगे। और ईद का मौका है, पहले तो आपको टीवी टुडे को और उनके टीवी टुडे देखने वालों को सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और ईद देखें, वो कहते हैं ना कि आज तो जनाब मेरी ईद हो गई है। आपने हम अक्सर कह देते हैं जी, टीवी तो टुडे। कोई अच्छा, कोई प्यारा, कोई खूबसूरत, कोई आपके आसपास हो तो आप कहते हैं मेरी ईद हो गई है। तो अब्दुल मजीद साहिब साहब मेरे दाएं बैठे हैं, आप बाएं बैठी हैं। तो अभी मैं जिन लोगों से मिल के आया हूँ उनसे भी अच्छा लगा। तो ये ईद का ही समय है ना। और आज टीवी टुडे की भी ईद हो गई है क्योंकि आप आए हैं यहाँ पर और आपसे हम सवालात ना करें, जी बिल्कुल, ये कैसे हो सकता और है? मुझे अच्छा लगता है अगर आप ईद की मुनासबत से यहाँ पर कहीं पे बारबेक्यू पड़ा होता, कहीं पे कोई चाम पड़ी होती, इस तरह का भी होता। अभी तक तो पानी है और वो भी आधा गिलास से कम है। आ जाएगी, बन रही है। चलिए वो बन रही है, लेकिन हम उस पर भी आपसे सवालात करेंगे। लग ही रहा है कि आपको खाने पीने का बहुत शौक है, तो यहीं से ही शुरू करते हैं। ईद का दिन है और खाना पीना ना हो, क्या पसंद है आपको? वड़ाइच हैं और सुहेल वड़ाइच साहब से भी काफी मुतासिर हैं। तो वो मशहूर है, हमारे वैसे दोनों के उस्ताद हैं, लेकिन वो इस हवाले से मशहूर हैं, तो मुझे लगता है उनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं। नहीं, वह आप जो खाने वाली बात है, देखें कि अच्छा लिबास और अच्छी खुराक, अच्छी रिहाइश भी। वैसे वो भुट्टो साहब ने कहा था ना, रोटी कपड़ा और मकान, तो इसमें सब कुछ था। वैसे सब कुछ था, तीनों चीजें थी। तो ये मुझे अच्छी लगती है। वैसे तो जो खाने में है, ईद पे, बड़ी ईद पे हर जगह पे मटन पुलाव बन रहा होता है, बिरयानी बन रही होती है, जो कि टीवी टुडे में इस वक्त नहीं बन रही, कहीं से खुशबू नहीं आ रही। तो बन रही होगी, हो सकता है मेरी पहुंच से दूर हो। मैं माजूद चाहता हूँ ये ना ऑडियंस इसके बाद कहे कि यार टीवी टुडे में मैं तो लाते ही नहीं है, बना नहीं हुआ। तो मैं तो लग ही रहा है कि जहाँ से आपको खुशबू आती है ना मटन बनने की या बिरयानी बनने की, आप वहाँ चले जाते हैं, उन्हीं घरों की तरफ जाते हैं जहाँ मटन बन रहा है। हमारे बड़े बड़े अच्छे दोस्त हैं जिनका हमें पता है। हमने लाहौर के अंदर मार्क की हुई हैं लोकेशंस कि यहाँ से अच्छा खाने को मिलेगा, यहाँ पे चिकन अच्छा मिलेगा, यहाँ पे अगर आप भाई आज देसी नहीं खाना, दूसरी तरफ जाना है तो यहाँ से मिलेगा। और साजिद साहब भी कई चीजों के गवाह हैं, और बल्कि मैं भी गवाह हूँ। ये साजिद साहब आपको नजर आ रहे हैं ना कि बड़ा जनाब स्मार्ट बंदा है, कुछ खाता ही नहीं होगा, ये नहीं हो पानी पे चल रहे होंगे। ऐसा तो नहीं, ऐसा नहीं है। मैं नाम बता देता हूँ, पता नहीं आप लोग ब्रांडिंग ना समझे, बट कढ़ाई लक्ष्मी की। और ये जाके वहां से देसी कढ़ाई के बड़े शौकीन है। जब इन्हें हम कहते हैं ना कि भाई को दावत क्या खाना है, तो कहते हैं कि बट की देसी कढ़ाई। और फिर देसी कढ़ाई में भी जब कढ़ाई आ जाती है ना हमारे सामने, उसमें भी कुछ खास किस्म की वो है। वो कहते हैं कि ये इस पे मेरा हक है, बोटियां इस पे मेरा हक है, ये इस पे आपका हक है, और ये मेरी रेड लाइन है, कोई इसे क्रॉस ना करे। इनकी फिर रेड लाइन को कोई क्रॉस नहीं करता, और ये फिर उस साइड पे वो रहते हैं, हमें उस साइड पे जाने की इजाजत नहीं है। फारूक साहब, आप बात कर रहे थे साहिद साहब की, और साथ में आपको चाय चाहिए थी। अब चाय तो हमने रख दी है, थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा, चमत्कार हुआ के लिए, और आपको बारबेक्यू के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। हमने कहा जो आप पहले खा के आए ना वो जरा चाय से हजम हो जाए। आपने क्या चाय आप नोश फरमाइए। चाय जो है वो दरमियान वाला एक है, और इसके बाद फिर मेन कोर्स होगा। जी बिल्कुल, इसलिए अभी आप यही तरतीब है। और मुझे कुछ बिस्किट भी नजर आ रहे हैं। सबसे पहले मैंने आपसे यही सवाल किया था कि फ़ारूक शहबाज वड़ाइच वायरल कैसे हुआ? अच्छा, ये जो है ना वायरल होना, आजकल तो शायद लोग कहते हैं कि जी कोई उल्टी सीधी हरकत कर दो लोग वायरल हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो ऐसा वायरल होना जिसपे आपको शर्मिंदगी ना हो, जिसपे आपको फख्र हो, तो मेरी ज़िंदगी में मुख्तलिफ इस तरह से वाक़यात हैं, हादसात हैं, इत्तफ़ाक़ात हैं जिन्होंने मुझे वायरल किया है, जिन्होंने फ़ारूक शहबाज वराइच बना। हाँ, ऐसे ही ये अब पहली मैं बता देता हूँ जिसमें मैं सामने नहीं आया था।
उस्मान बुज़दार साहब का वाक़या था। उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला पंजाब थे। लोगों का उनके साथ उनके बारे में कोई राय नहीं थी क्योंकि अचानक वो बने थे। तो मैं सेक्रेटेरिएट में मौजूद था और मैं चूँकि प्रोग्राम भी करता था और साथ में बीट भी, मुझे ताज़ा एक असाइनमेंट मिली थी जिस चैनल में मैं काम कर रहा था। तो आम जो रिपोर्टर्स हैं उनको तो सिक्योरिटी ने कवर किया हुआ था। तो मैं इस तरह ही बेंच पे बैठा हूँ, मुझे कोई नहीं जानता, मैं इस तरह बेंच पे बैठा हूँ, इस तरह अच्छा। जिस तरह आज बैठा हूँ ना, मोबाइल मेरे हाथ में, जिस तरह इनके हाथ में मोबाइल है। हाँ। तो मैंने अब सोचा यार सवाल पूछना चाहिए इनसे, इनके बारे में। लोगों ने फिर एक जगह पे हम गए तो इस वक्त के जो फेडरल मिनिस्टर हैं उस वक्त के सीनियर मिनिस्टर थे अब्दुल हलीम खान साहब, तो वहाँ पे बाकी मिनिस्टर्स भी बैठे हुए थे, आज भी मुख्तलिफ जगहों पे होंगे वो लोग। तो वो बात कर रहे थे कि यार चीफ मिनिस्टर को फाइलें पढ़नी नहीं आती, तो उसके सामने फाइल लेके जाते हैं तो वो बड़ा अजीब सा हो जाता है माहौल बन जाता है। वो एक ही पार्टी के लोग थे, एक ही पार्टी के लोग थे। तो मेरे लिए तो बतौर साफी खबर थी। वो वजीर आला जिसको इमरान खान ने लगाया था 12 करोड़ लोगों के ऊपर, उसकी काबिलियत के ऊपर ये सवाल उठ गया ना। तो मैंने वही सवाल जो वो आपस में बात कर रहे थे और वैसे गपशप लग रही थी, क्या क्या लगा, मजाक उड़ा रहे थे अपने सीएम का जो उनका चीफ था, ठीक है। तो मैंने वही सवाल, उस्मान बुज़दार साहब जब बिल्कुल चलते चलते मेरे करीब आ गए तो मैंने मोबाइल निकाला और उनसे वो सवाल पूछा। उसमें मैं नहीं आ रहा, उस्मान बुज़दार आ रहे हैं, कोई भी सर्च करेगा तो वो सारा सवाल आवाज आ रही है इनकी। तो वो पहली एक चीज़ थी, मैंने अपने चैनल को वो दी, उन्होंने थोड़ी देर वो चलाई, उसके बाद फिर उनको फ़ोन आया, वो फिर बर्दाश्त नहीं कर पाए उसको। लेकिन ना इतनी देर में ना मुझे 2-3 चैनल से फ़ोन आ गए जो मेन स्ट्रीम हमारे नंबर 1, 2, 3, 4 है। उन्होंने कहा जी हम आपकी वीडियो को यूज़ करना चाहते हैं। अच्छा। तो मैं बड़ा ना बदमज़ा हुआ था, मैंने कहा यार बात सुनो, जिनके लिए मैंने बनाई थी उन्होंने यूज़ नहीं की, आप कर लो यूज़, सारे कर लो यूज़। वो फिर उस दिन कई चैनल्स की हेडलाइन थी वो वज़ीर आला से सवाल, वो फिर वो शायद रात का वो आप शुरू हो जाए कोई भी चैनल, सबने वो सवाल या कैरी किया है या उस पर डिस्कशन की है। यानी अगर पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल जियो है उस पर भी रिपोर्ट कार्ड में तस्करा हो रहा है, आगे प्रोग्रामों में हो रहा है, बाकी भी जितने भी चैनल्स हैं। तो वो वहाँ से पहला इंटरेक्शन हुआ। तो मैं जिस चैनल में काम करता था तो वो चेयरमैन साहब ने मुझे बुला लिया और साथ में उनके एक दोस्त बैठे हुए थे। तो वो साथ वाले दोस्त को पता चला कि भाई ये वो बात हुई ना, वो सवाल किया किसने, साफी ने वज़ीर आला से। तो चेयरमैन साहब ने कहा कि एन पूछा सवाल, मैं इस तरह खड़ा हूँ तो इशारा किया। तो वो जो दोस्त था उनका, वो कहता है, मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक देखा है, कहता मैं तो समझा कि जियो वाले की किसी ने किया होगा फलाने ने। हमारा एक आम तासुर है ना कि पहले नंबर का जो चैनल है दूसरे नंबर का वो वही कर सकता है ये बात। तो वो थोड़े से यानी खुश भी हुए और नाराज भी हुए क्योंकि निस्बतन थोड़ा प्रेशर लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और उसकी वजह से फिर मुझे बाद में पंजाब असम्बली में कवरेज रेगुलर करता था, मुझे रोक दिया गया और फिर मैंने वो नहीं। लेकिन वहां से ना मेरी आवाज थोड़ी सी ना लोगों तक पहुंच गई कि यार एक बंदा है जिसने ये सवाल किया है। ये वो उसकी एक वजह मैं बता देता हूँ। खैर ये मैं तो ऐनी गवाह हूँ बिल्कुल। और हम जिस दिन इनका सवाल हुआ था, हम रात को फिर इकट्ठे ही थे कि कोई इनके ऊपर कोई उस्ताद ना आ जाए, कोई मसला ना आए। हम इकट्ठे थे कि चलो इकट्ठी देखी जाएगी, अगर होंगे तो इकट्ठे तो होंगे। खैर वो एक वजह ये है कि अब फरूख शहबाज की एक तो आवाज़ है लाउड, एक इनकी है मतलब इनमें कोई वो डर झिझक और खौफ था नहीं, शुरू से ये ब्लंट थे। और साथ एक कद्दावर शख्सियत हैं, तो वो दूर से भी जब बोलते हैं ना तो पता चल जाता था कि ये सवाल कर रहे हैं। आवाज़ तो सबको फिर पता चली। उस वक्त तक फरूख शहबाज वड़ाइच ज़ाहिर प्रिंट के तो ये पहले से करते आ रहे हैं, किसी को नहीं उतना पता होगा शायद। वो लोग ये समझते हैं कि फरूख शहबाज एक यूट्यूबर हैं, एक सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हैं। ये कहीं ना कहीं लोगों ने समझा, या उसके बाद भी कुछ देर तक ये समझा। लेकिन हमें पता है ये बिल्कुल अपने ज़माना तालिब इल्मी में एक डाइजेस्ट है, पैगाम डाइजेस्ट, बड़ा अच्छा पूरे पाकिस्तान में बच्चों का एक रसाला है। ये उसके एडिटर है। उसके बाद फिर मैं अरकम कर रहा हूँ। हाँ, अरकम एक मैगजीन है, उसके ये एडिटर है। फिर ये बाकायदा ये कॉलम तो ये शुरू से लिख रहे थे, इन्होंने कॉलमिस्ट को इकट्ठा किया। एक इन्होंने यूनियन बनाई हुई है, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ कॉलमिस्ट, PFUC।
अच्छा। और उसके तहत लोगों को मिलना मिलाना, हमारा चूंकि सफर साथ साथ ही है। हाँ। और मतलब मुझे ये कह के आपने अपने आप को कम उम्र करने की कोशिश तो बंदा करता है, लेकिन मैं ये नाकाम बनाऊंगा। ये आपने थोड़ा बहुत इनके प्रोफेशन की स्टार्टिंग तो बता दी है, लेकिन हम शुरू करेंगे इनकी एजुकेशन से। वो कहाँ से आपने हासिल की, क्या आपकी एजुकेशन है लोगों को, क्योंकि ये भी तजस्सुस होता है ना कि एक सहाफी है तो उसकी एजुकेशन क्या हो सकती है। ठीक है, ये जी बात इस तरह से है कि इसमें भी इंटरेस्टिंग है। अच्छा, इसमें भी इंटरेस्ट है आपकी लाइफ पूरी कि मैंने जब ग्रेजुएशन हो गई तो अब मास्टर्स करना था, तो वालिदैन का ये ख्याल था, मेरे वालिद साहब टीचर हैं, तो वालिदैन का ये ख्याल था कि भाई एमए इंग्लिश करना चाहिए। एमए इंग्लिश करने के बाद ना फिर जॉब मुस्तकिल हो जाती है, और बंदा अगर एकेडमी में पढ़ाए तो अच्छे पैसे कमा लेता है। उनके ज़हन में ये था कि 1 लाख तक कमा लेता है बंदा, अच्छा, अगर ट्यूशन भी पढ़ा ले और कोई, तो ये उनके ज़हन में था। उन्होंने मेरा कहीं पर एडमिशन करवा दिया। मैंने एक सेमेस्टर भी कर लिया। ये मुझे आज तक समझ नहीं आई कि मैंने कैसे किया। तो एक सेमेस्टर करने के बाद दूसरे सेमेस्टर में हुआ ये कि हमारी टीचर थी, उनको यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी, उन्होंने ज़बरदस्ती निकाल दिया किसी वजह से। तो हमने एहतजाज किया वहाँ पे, एहतजाज किया। हमें शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह आदत है, बचपन से ही आगे थे, आगे होने की। अच्छा, उस एहतजाज में मैं इतना आगे नहीं था, लेकिन चूंकि मेरा कद है वही बात का जो मैंने कहा, तो पीछे भी खड़ा हो तो लोगों को ये लगता है यही लीड कर रहा है, उसका फायदा तो और भी है। उसका ये हुआ कि उन्होंने 4 बच्चे मार किए। 3 को उन्होंने कहा जी आप 50,000 जुर्माना देंगे, ये माफी लिख के देंगे। वो मुझे उन्होंने कहा भाई आपने यूनिवर्सिटी ही नहीं आना, पेपर थे आगे, अच्छा, आपने आना ही नहीं, आप दाखिल ही नहीं हो सकते। तो मैंने घर वालों से कहा जी मैं तो जाऊंगा, देखी जाएगी ऐसी की तैसी है वो। मेरी वालदा ने मुझे कहा कि देखो मेरे 4 बच्चे हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती तुम किसी क्लैश में जाओ, तो अपनी जिंदगी का सफर कहीं से शुरू करो, कोई मसला नहीं। मैं तो इंग्लिश करना भी नहीं चाहता था, सच्ची बात है। वो तो वालिद साहब ने आपके लिए जान छूटी, जान छूटने वाली ही एक बात है। ये बड़ी अहम बात है। अब्दुल मजीद साजिद साहब से मैंने किया मशवरा। अब्दुल मजीद साजिद साहब को मैंने कहा उनकी करिए। अब्दुल मजीद साजिद साहब ने क्या, भाई ये पढ़ा रहे थे पंजाब यूनिवर्सिटी में, सही, और इनका तो बड़े बड़े शागिर्द हैं इनके, तो इन्होंने कहा भाई आप चुप करके पंजाब यूनिवर्सिटी के ये डेवलपमेंट जर्नलिज्म यहाँ पे आ जाए, अच्छा, और ये जैसे ही दाखिले खुलते हैं आप यहाँ पे एडमिशन ले लें, ये बेहतरीन है। सही। अब मैं जर्नलिज्म ही करना चाहता था, मैं लिख रहा था, बच्चों के डाइजेस्ट को एडिट कर रहा था, अखबारात में लिख रहा था, तो यही मैं चाहता टिल्ट था नेचुरल। तो वो यानी कुदरत ने एक माहौल ऐसा बना कि मैं एमए इंग्लिश, वरना एमए इंग्लिश करता। अच्छा, आपको पहले से ही शौक था लिखने का? जी वो था ना, मैंने तो अखबारात में एडिटर की डाक होती, पता नहीं आजकल लोग देखते हैं या नहीं देखते, पता भी होगा, वहां से लिखना शुरू किया। फिर जो बच्चों के रसाइल हैं, तालीम व तरबियत, फूल, पैगाम, यहाँ इसको तो हम 4 भाई हैं, चारों में बाकायदा लड़ाई होती थी इसको पहले पढ़ने पे। अच्छा। वालिद साहब ने रसाइल लगाए हुए थे सारे घर पे, अखबारात सारे आते थे। मुझे उस वक्त से तमाम कालम निगारों का पता था कि इनका लोगो क्या है। अगर आमिर खाकवानी साहब लिख रहे हैं तो जंगार है उनका, अताउल्लाह कासमी साहब लिख रहे हैं तो उनका क्या है, हारून रशीद साहब लिख रहे हैं तो उनका कॉलम का नाम क्या, मुस्तकिल उन्वान क्या है, इतना तक ये सारा पता था। तो ये सारा इंटरेस्ट की वजह से था। हमीद अख्तर साहब को मैं पढ़ता था, अब्दुल कादिर हसन साहब को पढ़ता था, मुन्नू भाई को पढ़ते थे कि भाई ये गिरेबान के कॉलम का नाम है। तो ये तब से एक वो मिलान था कुदरती। फिर इन्होंने कहा कि भैया इस पासे आ जाओ, मैं फिर आ गया इस तरफ। ये गलती मैंने की, ये गलती, ये राह इन्होंने दिखाई है, और मैं सच्ची बात है। इस दौरान यहाँ एक वाकया ऐसा भी हुआ कि वालिद साहब को भी मुझे कायल करना पड़ा। अच्छा। वो बिल्कुल सहाफत को पसंद नहीं करते, मैं आपको बता दूं। इनको अभी भी शायद कोई बात करते हो कि ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। और उस अभी तो खैर चूंकि देखें एक बच्चा जब कोई गेन कर लेता है ना, मनवा लेता है अपने आप को। मुझे खुद अपने वालिद साहब का भी एक सारा मामला याद है कि उन्होंने मुझे इंजीनियर बनाने के लिए लाहौर भेजा था। आपके वाकये से पहले एक बता दूं, वालिद साहब को मैंने कहा कि मुझे सहाफत करनी है, इनसे मशवरा हो चुका था। वालिद साहब ने कहा वो काम तो ठीक है, लेकिन तू करेगा की? यानी मुझे ये समझाना पड़ा कि सहाफत एक प्रोफेशन है, ये होता है। उन्होंने कहा नहीं, वो मैं समझ गया हूँ, लेकिन तुम पैसे कहाँ से कमाओगे? मैंने कहा जी जहाँ नौकरी करेंगे वहां से तनख्वाह लेंगे, यहाँ से कमाएंगे। तो वो एक तासुर था ना बना के साफी क्या है, ये शुरू से ही है। बदकिस्मती है ये हमारे इस वाले शोबे की कि इसमें तनख्वाहें नहीं है, लोग कहीं बाहर से इकट्ठे करते हैं पैसे। ये है, हम ज़ाहिर इसको फेस करते आ रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इस सोच को, अप्रोच को हमने तब्दील भी किया है। खास तबका
जिनमें हम भी बैठे हैं, बहरहाल हम ये दावा कर सकते हैं, और भी हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने फिर इस अप्रोच को चेंज किया कि साफ़ी क्या हैं और वो कैसे कर सकते हैं और वो इसको एज अ कैरियर ले सकते हैं। और वो फर्रुख शहबाज वड़ाइच की शक्ल में एक कैरियर हमारे सामने है। बिल्कुल। तो मैं वो बात कर रहा था, फिर वालिद साहब को जो इन्होंने बात की, मुझे भी ये करना पड़ा। यही बात वो नहीं हो रहे थे कि ये क्या काम होता है। फिर खैर इनका दाखिला हुआ, और आप मैं बताऊं जो बात जिस वजह से मुझे याद आया, वो मैंने उनको ये बात की थी कि सहाफ़त फ़र्ज़ कर लें नहीं करते, एम.ए. सहाफ़त करने का उन्होंने कहा फ़ायदा क्या है, साफ़ी बनना तो कोई काम नहीं है जी उनकी नज़र में। तो मैंने उन्हें ये कहा कि ये एम.फिल कर लेंगे, ये पीएचडी भी बाद में कर लेंगे, और उसके बाद ये टीचिंग भी कर सकते हैं। तो इस बात पे वो राजी हुए। जब टीचिंग का नाम आया तो फिर वो राजी हुए। तो अब आपका चूंकि सवाल इनके एजुकेशन पे था, तो इन्होंने फिर अल्हम्दुलिल्लाह एमफिल भी किया। अच्छा। और मैं पढ़ा भी रहा हूँ, जो बातें इन्होंने की थी वो सच्ची साबित हो गई। वो सच्ची साबित हो गई। पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है। यहाँ पर अभी बहुत से राज खुल रहे हैं फर्रुख साहब के, साजिद साहब के, और मीठी मीठी गुफ्तगू भी जारी है। वापस आते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। फर्रुख साहब, आपने ये तो बता दिया कि आपका सहाफ़त में आने का इत्तेफाक कैसे हुआ, वो माशाल्लाह से साजिद साहब ने आपको इसके अंदर एंटर करवा दिए, लेकिन आपके इंटरव्यूज़ भी बहुत वायरल होते हैं। इसका सिलसिला आपका कैसे शुरू हुआ? आपने कैसे सोचा कि आप मुझे इंटरव्यूज़ भी करने चाहिए और वो हिट भी होते हैं? अच्छा, एक तो बात ये है कि जितने भी लोग काम कर रहे हैं सब इसी नीयत से कर रहे होते हैं कि उनका इंटरव्यू ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए, वायरल हो, आज के व्यूज़ आए। तो ये ख्वाहिश तो सबकी है और मेरी भी ख्वाहिश होगी यकीनी तौर पे। लेकिन इसके लिए आपने डिफरेंट क्या किया? यानी अगर एक ही शख्सियत है, उसको सभी इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, या तो ऐसी शख्सियत है जिस तक किसी को रिसाई नहीं है, या आप कोई बैकग्राउंड में से कोई नई चीज़ निकाल के लाए हैं, कोई इन्फॉर्मेशन निकाल के लाए हैं, या वो आपके इंटरव्यू में कोई बात ऐसी कह गए हैं। यानी मुझे याद है कि जब मैं ये वाला डिजिटल मीडिया से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे मेरी एंट्री हुई, तो हमारे पहले 2 प्रोग्राम थे, वो वायरल तो हुए ही हुए, लेकिन उसे बीबीसी अल जजीरा ने कोट भी किया। यानी पहला जो इंटरव्यू था वो भी दिलचस्प वाकया है कि टीवी ने मुझे ऑफर किया कि आप टीवी के लिए प्रोग्राम किया करें। मैं डिजिटल पे कर रहा था, हम शॉर्ट इंटरव्यूज करते थे, उसमें से कोई चीज़ निकालते थे, निकल जाती थी। अब बाज़ लोगों ने कहा भाई वो तुम खेलते थे T20 के, तुम खिलाड़ी थे, ये है टेस्ट मैच या वनडे है, ये जरा मुख्तलिफ है, फर्क है। इसमें बड़ा 1 घंटा होता है, 40 मिनट में बात करने का मार्जिन होता है, ये नहीं है 10 मिनट में आपने बात की और निकल गए। तो हमने बड़ी कोशिश की कि पहला इंटरव्यू है वो किसी बड़ी शख्सियत का हो, बड़ी अहम सियासी शख्सियत का हो। हम मरीम नवाज से कर लें, परवेज लाई से कर लें, कोई किसी से हमें वक्त नहीं मिला। फिर राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर दाखिला थे उन दिनों में, ये अभी 2022 की बात जी, ये बुरी तो राना चेंज के बाद, हाँ, राना सनाउल्लाह साहब से वक्त लिया, हम चले गए। अब मैं कुछ लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि जो रुकावटें आती हैं, अभी देखें ना हमारे इसमें बिस्किट आ गए, चाय आ गई, चाय बारबेक्यू नहीं है, रुकावट ही है। लेकिन ये ऐसे नहीं है जिस तरह लोग देख रहे हैं ना कि यार ये तीनों तैयार होके आए हुए हैं, मेकअप किया लड़की ने, ये तीनों गप्पे लगा रहे हैं, बस इनका प्रोग्राम हो गया, महीने के पैसे मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब के हम जो घर है वहां पे बैठ के वेट कर रहे हैं, और मैं वेट नहीं कर रहा, डॉक्टर तारिक फजल और इस तरह के लोग वेट कर रहे हैं। 1 घंटा गुजरा, 2 घंटे गुजरे, 3 घंटे वेट करना पड़ा। मेरा पहला प्रोग्राम है टीवी पे, टीम जो मेरे साथ आई है पहली मरतबा मेरे साथ काम कर रही है, तो प्रोड्यूसर बार बार मेरे कान में आगे क्या कह रहा है, सर देखें ये तो ज्यादती है, उन्होंने हमें इतना वेट करवाया। हाँ। वो ना मुझे उठा मेरे अंदर वाले जट को ना उठाने की कोशिश कर रहा है कि भाई छोड़ के आ जाओ, ये बड़ा जगा रहा था। रोजों के दिन है, मैंने कहा नहीं भाई इंटरव्यू करके जाएंगे अब यहाँ से। एक फेडरल मिनिस्टर थी मरियम औरंगजेब, उन्होंने मुझे डन कर दिया हुआ था कि मैं आपको इंटरव्यू देती हूँ, लेकिन मैंने उन्हें कहा नहीं, मैं राना साहब का पहले इंटरव्यू कर लेता हूँ, फिर मैंने सोचा इनका भी कर लूंगा, अगले दिन वो चल जाएगा। वो उधर इंतजार करके वो चली गई, राना सनाउल्लाह साहब इंतजार करवा रहे हैं। 3 घंटे के बाद जब हम सोफे पे बैठे हैं ना, और इंटरव्यू करके जब हम निकले हैं, इंटरव्यू जब नशर हुआ है, तो उसमें राना सनाउल्लाह साहब ने कहा या हम रहेंगे या इमरान खान। वो बड़ी बात, ये इतनी बात थी कि या हम कत्ल हो जाएंगे या वो, इस तरह से धमकी थी या क्या था, ऐसे जो भी नाम दे। ये पहला इंटरव्यू था, ये पहला इंटरव्यू था, पहला टीवी प्रोग्राम था। सिर्फ ये
30-40 सेकंड 45 सेकंड होंगे और ये फिर इतना चला कि इसे अल जजीरा ने बीबीसी ने रिपोर्ट किया, घंटे आपके जो है ना वो पूरे वो हो गए। लेकिन लोगों को क्या नजर आया होगा कि राना सनाउल्लाह को इन्होंने फोन किया होगा, राना सनाउल्लाह ने कहा होगा अच्छा है बैठे आप खाना शाना भी खा, आपकी मर्जी का कुछ, मैं अगर आप कहें तो मैं इमरान खान को धमकी ना लगा दूं आपके प्रोग्राम में, ऐसे तो नहीं होता ना। दूसरा इंटरव्यू, अब पहला इंटरव्यू चल गया तो दूसरे इंटरव्यू के लिए कोई बंदा ही ना मिल रहा हो, अगले दिन इंटरव्यू इतवार को 7 बजे नशर होना है और 12 बजे तक मेहमान कोई नहीं। मैं आप लोगों को मैसेज कर रहा हूँ कि कोई आ जाए, कब वो आ जाए। फवाद चौधरी साहब का रिप्लाई आ जाता है उनके किसी बंदे का 1-2 बजे के, आप 3 बजे आ जाएं, 7 बजे नशर होना है, 3 बजे रिकॉर्डिंग के लिए बुला रहे हैं। हम चले गए। उस प्रोडक्शन के एतबार से मैं उस इंटरव्यू को अच्छा नहीं समझता, लेकिन कंटेंट के एतबार से बहुत अच्छा इंटरव्यू था। हम इस तरह खेल रहे हैं जैसे मैं बॉल फेंक रहा हूँ और वो जवाब दे रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं। वो हैं भी इसी तरह मजेदार आदमी, हमारे दोस्त हैं और बड़े। वो उन्होंने एक जगह पे जाके, मैंने परवेज इलाही साहब का सवाल किया तो परवेज इलाही सदर थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और ये तर्जुमान थे उस पार्टी के, ठीक हो गया। तो इन्होंने कहा जी परवेज इलाही तो हांडी का मसाला है, जिस तरह हांडी का मसाला आपको चाहिए होता है, बस इतनी बात उन्होंने कही। वो भी चल गई बात, वो भी चल गई। यानी 1 दिन 2 दिन और एक टाइम ऐसा आया कि मैं जहां जाऊं तो मुझसे लोग यही पूछें या फवाद चौधरी वाली बात कर दें या राना सनाउल्लाह वाली बात करें। तो मैं तो इसे सच्ची बात अल्लाह का करम समझता हूँ। बिल्कुल। और ये सोच के जाते हैं कि यार आज कुछ मुख्तलिफ निकालना है, आज कुछ मुख्तलिफ करना है, सवाल पूछना है, अगले की कोई इज्जत नहीं उतारनी, चीखना नहीं है, चलाना नहीं है, बात करनी है और इसमें से देखने वाले के लिए कोई नया पहलू आ जाए सामने, नई इंफॉर्मेशन आ जाए। मेरे ज़हन में यही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो अगर आप अपनी पूरी इस जर्नी को अगर आप देखें, आपने इतनी शख्सियात के इंटरव्यूज़ किए हैं, इतने सवालात किए हैं, क्योंकि सवालात से तो आप जाने जाते हैं, कभी कभी आपको ये सोच के होता हो कि नहीं ये सवाल इससे नहीं करना चाहिए था या ये सवाल जो है ये मैंने कुछ गैर मुनासिब कर दिया है, तो ऐसा किसी शख्सियत के साथ या किसी इंटरव्यू में ऐसा हुआ हो? ऐसा शायद हुआ भी है ना, तो मुझे बड़ा एज हासिल है। हाँ। मेरा जो लहजा है ना, वो लहजा जो है वो अगर मैंने किसी से सख्त या थोड़ा सा तो सवाल भी पूछा है ना, तो वो इस लहजे ने कवर कर दी है। यानी बहुत से लोग बाद में आपने भी कवर कर दिया। हाँ, मैं भी बता दूं, मैंने भी कवर कर दिया। यानी मैंने सोचा है ना, तो मैंने बार सोचा कि अच्छा ऑडियंस क्या कह रही है। हाँ। तो ऑडियंस ने उसी लहजे की वजह से मुझे ना छूट दे दी है, ठीक है कि यार ये जो होता है ना बाज दफा तो देखा तुझे बंदा कहता यार बंदा आके कि बदतमीजी ना बोल रहा है, हालांकि वो बंदे का नॉर्मल अंदाज होता है। यानी उसके लहजा जो होता है वो उसको मरवा रहा होता है। मेरा लहजा मुझे बचा रहा होता है और मुझे आज तक बचाता है। मैंने किसी से सख्त सवाल भी पूछा ना तो लोग पता क्या कहते हैं, ये देखो ना यार इसने कितने आराम से सवाल पूछा, बात कर ली। और ये खलील रहमान कमर साहब को क्या हो गया यार, ये इनको गालियां देना शुरू हो गए। ये वाकया बहुत मशहूर हुआ है। हाँ, ये बड़ा चला। खलील रहमान कमर साहब का हम इंटरव्यू करने गए और उनसे मैंने 1-2 सवाल पूछे। उन्होंने कहा ये भाई ये सवाल नहीं पूछे, ये हम ना पूछे। नहीं, वो लाउड हो गए थे, शाउट करने लग गए थे। फिर उन्होंने उसमें कुछ कहना भी शुरू कर दिया। वो चल गया, बंद करवाया, वो चल गया। कैमरे ने रिकॉर्ड कर लिया, कैमरे ने रिकॉर्ड कर लिया। फिर मैंने उनको जाने का नोटिस भेजा 10 करोड़ का। उसका बात बड़ी आगे पहुंची। अच्छा, इन दोस्तों का एक मैं काम करता होता हूँ। ये है हमारे एक दोस्त बिलाल गौरी हैं और इस तरह के दोस्त हैं जो पंगे पुंगे लेते रहते हैं। तो ये सबसे पहले मैं राब्ते में आता होता हूँ और मैंने इनका कोई ना कोई ट्वीट और मैसेज करना होता है, सबसे पहले ये मैं क्रेडिट लेता हूँ। तो साहिब साहब आपको नहीं अभी तक कोई गिल्ट हुआ कि भाई मैंने इनको सहाफत में लेके आया हूं? नहीं, गिल्ट नहीं, वो तो एजाज की बात है। अब फरूख बैठे हैं, अब ये देखें कि ये इन्होंने मनवाया है अपने आप को, तो ये गिल्ट तो नहीं है ना फिर। अब मतलब अब तो हम कहने वाले हैं कि भाई ये देख लें, हम तो वाले साहब को भी कहने वाले हैं कि भाई हमने जो कहा सच साबित हुआ। वो मैं बताता हूं ना, ऐसा नहीं है। मैं ये वैसे मैं ऑन अ लाइटर नोट पे कह रहा हूँ। वो कहते हैं ना नकामी दा कोई नहीं हुंदा, कामयाबी दा 100 मां प्यो हुंदे ने। ठीक है, ये अच्छा मैं बताता हूँ, अच्छा ये शुक्र है अल्लाह का, तो क्रेडिट लेना चाहिए। मैं तो अपने कुछ लोगों को ऐसा भी जानता हूँ कि जिनको मैं एक अखबार में गया, मैंने कहा सर मैं कॉलम लिखना चाहता हूँ। उन्होंने मेरे से काम करवाते रहना, कॉलम ना मेरा छापना, काम करवाते रहना, कॉलम ना छापना। फिर वो शाम में कहीं ड्यूटी करते थे, मुझे कहते थे बरखुदार बाइक निकालो ना, मैं पैसे लेता हूँ, याद रखना मैं स्टूडेंट हूँ, कॉलेज से पढ़ने के बाद मैं वहां आता हूँ, मैं उनको फिर छोड़ने जाता हूँ एक और दूसरे इदारे में। तो इस तरह उन्होंने 6 माह मेरे साथ सलूक रखा, कॉलम ना छापा मेरा। फिर भी मैं ट्रेनिंग के लिए गया था, मैं ट्रेनिंग के लिए गया हुआ था। मैं जब अल्लाह ने इज्जत दे दी तो एक जगह पे मुलाकात हो गई किसी टीवी चैनल में, तो वहां पे 10-15 लोग खड़े हुए थे। वही साहब आए,
मैं बता ये रहा हूँ कि किस तरह, ठीक है, इस तरह हाथ रखा मेरे इधर, पता है किधर शागिर्द है? हाँ, पता है? हाँ जी। अब सारे पूछे किधर किधर किधर, मेरा शागिर्द है, मैं सिखाया है। अच्छा, और मैं अब हमारे वालिदा ने ये तरबियत की हुई है कि मैंने मौके पे कहा जी जी इन्होंने सिखाया, ठीक है ना। तो ये तो ऐसे लोग हैं, इनका तो क्रेडिट ये लें तो मुझे खुशी होगी, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं, जिनको नहीं भी देना और वो जो जबरदस्ती ले जिनको लेना चाहिए वो भी नहीं लेते। यानी हम जैसे लोग हैं कि ये क्या, अरे ये तो एक फर्ज है, लेकिन किसी को राह दिखाना, किसी को रास्ता दिखाना कि आप इस रास्ते पे चलो, सही रास्ता दिखाना, क्योंकि रास्ता गलत भी आप दिखा सकते हैं और सही भी दिखा सकते हैं, काम है इतना। और अगली बात मैं आपको बताऊं, क्रेडिट इंसान का अपना होता है। फरूख शहबाज अगर जैसे कह रहे हैं ना कि कामयाबी के तो सारे होते हैं, यानी उसको समेटने वाले सारे होते हैं। अगर फरूख शहबाज स्ट्रगल ना करते, अगर फरूख शहबाज मेहनत ना कर, मुझे पता है ये फजर को लेके, मुझे पता है कि एक वक्त भी, वो भी मुझे पता है, मेरे सामने की बात है कि ये निकल पड़ते थे, ये इधर राब्ता कर, इधर मिल, खबर इकट्ठी कर, उसको मिल, ये सारा दिन इनका एक स्केड्यूल होता था। ये बताएंगे कि ये गुजर रहे हैं, इनको किसी एक ने कहा कि अच्छा मैं बिजी हूं, इन्होंने दूसरी तरफ राब्ता करना शुरू किया। और हम उस वक्त इनको रोकते होते थे, कभी कभी मजाक भी करते थे कि बस कर दें, छोड़ें, वो फलां को ना मिलें। इनको हम छेड़ते थे कि अताउल हक कासमी साहब भी इनका, देखें इनका और उनका कितना फर्क है उम्र का और तजर्बे का, लेकिन जब वो भी इनको मिलेंगे तो इंतहाई बेतकल्लफी से मिलेंगे। ये इनका खासा है कि ये लोगों में ना घुस जाते हैं और उनको ना गर्विदा कर लेते हैं अपने मिजाज से, अपनी आदात से और अपनी गुफ्तगू से। तो वो बड़े कंफर्टेबल, बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े जो इनके साथ इन्होंने वहां से सीखा है, वहां से भी रास्ते मिलते हैं। तो ये इनकी कामयाबी है, ये किसी का भी 2018 तक अगर मैं बात करूं ना, 2015 तक भी बात करूं, यानी मैं कुछ नहीं था, जब कॉलम लिख रहा हूँगा या हल्के फुल्के किसी इदारे में काम कर रहा हूँ, तो मैंने को पाकिस्तान का कोई मारूफ जर्नलिस्ट जिसने अपना मकाम बना लिया हो, कोई ऐसा बंदा नहीं छोड़ा था जो मेरे घर ना आए, जो या ये उनको ना मिले। हाँ, या मैं ना मिला, ये बात है, ये कोई बंदा नहीं छोड़ा, चाहे वो इस्लामाबाद में हो, चाहे कराची में हो, चाहे वो लाहौर में है, तो फिर तो वो नहीं बच सकता हमारे। यानी मुजीबुर रहमान शामी साहब से मिलना शुरू किया तो उन्होंने अपने जो बाकायदा उनके खाने होते थे उसमें शरीक कर लिया, अपनी महफिल का हिस्सा बना लिया। हफीजुल्लाह नियाजी इस्लामाबाद से जावेद चौधरी थे, मेरे घर आ गए, तो जिस दिन वो मेरे घर आए तो मेहमान बाकी भी थे, सोहेल बड़ाई साहब और बाकी लोग भी। तो मुझे एक बंदे ने साइड पे जाकर कहा, यार तू जावेद चौधरी साहब घर किस तरह बुलाया है, यानी आते नहीं ने, ये तो आते नहीं ज्यादातर, ये है बस मुझे शौक था, मैं उनको बुला लिया। तो ऐसा कोई बंदा नहीं इस्लामाबाद का। अच्छा, वो जब आपके घर आते हैं फिर आपके वालिद साहब का क्या रिएक्शन होता है, वो ये चले अच्छा सवाल है, ये बताएं। अच्छा सवाल है। वालिद साहब जो है, एक तो ये ना कि मानने में टाइम कैसे लगा, एक लम्हा आया, एक वक्त आता है। मैं ना रूटीन में हर हफ्ते हम जाते थे बानो कुत्सिया साहिबा के पास, बानो आपा जिन्हें हम कहते हैं, और कौन नहीं है जो उनको और उनके हस्बैंड इशफाक साहब को कौन ना जानता हो। पाकिस्तानी किसी ने अगर कोई पढ़ने लिखने से थोड़ा सा भी ताल्लुक है तो उनको जानता हो। बिल्कुल सही है। तो मैंने ना उनके पास जाना शुरू कर दिया रेगुलर, और बड़ा मेरा अच्छा ताल्लुक हो गया। मैंने उनके इंटरव्यूज किए, उन्होंने मुझे बुक अपनी गिफ्ट की लिख के दी, उन्होंने अपने निशिस्त का हिस्सा बना लिया हमें। वहाँ पर सभी होते थे, ये नूरुल हसन, इफ्तिखार रफी, जितने बड़े आपको एक्टर्स नजर आ रहे हैं लिखने वाले। तो एक दिन मेरे वाले साहब ने कहा, यार मेरे उनके दोस्त थे कोई बिहाड़ी के, और उन्होंने कहा कि जी वो यार तू बड़ा जानना है बानो आपा को, तो वही उनसे मिलवा सकते हो हमें। अब उन्हें यकीन नहीं है कि बानो आपा का एक लेवल था, अल्लाह उनको जगह दे, और वो इतनी बड़ी लिटरेरी पर्सनैलिटी थी। तो मैंने कहा जी मिलवा सकते, कोई मसला ही नहीं। मैंने फ़ोन किया और उन्होंने कहा जी शाम में आ जाएं। शाम में चले गए, उन्होंने खाना खिलाया ये वो, और वालिद साहब को कहा कि भाई बच्चा आपका बड़ा टैलेंटेड है। तो मेरे वालिद साहब थोड़े से इस वाले से कंजूस हैं कि वो हमारी तारीफ उन्होंने कभी खुल के नहीं की हमारे साथ। खुल के क्या की नहीं, ऐसे ही है। उनको शायद ज़हन में आया कि बच्चे शायद ना आपके से बाहर हो जाते हैं, उनका भी अपना वो सलीका हो। हम चारों भाई अच्छी जगहों पे हैं, लेकिन उन्होंने कभी खुल के इस तरह से नहीं, शायद अब थोड़ा करना शुरू हो गया। लेकिन उस वक्त ना उन्होंने आके मेरी वालदा को कहा कि मुझे लगता है कि अब ये जर्नलिज्म में इसका कोई मुकाम बन जाएगा, कि मुझे बानो कुत्सिया ने कहा है कि आपका बच्चा बड़ा टैलेंट है। तो मेरा तो ये बानो आपा का बड़ा क्रेडिट है जिन्होंने ये मनवाया, घर वालों के ख्यालात चेंज कर दिए। फिर जब ये लोग मेरे पास आते थे ना,
ये सहाफ़ी या अदीब ये वो, तो मेरे वालिद साहब बताए मुझे क्या कहते थे, वो क्या इंतजाम किया हुआ इनके लिए। यानी बाद में ये चेंज आया, फिर उन्होंने देखा कि यार इतनी बड़ी, वो खुद टीचर थे, वो जानते थे सबको, उन्होंने कहा यार ये इतनी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज कैसे आ जाती हैं, यानी ना ये कोई इतना मारूफ आदमी है, ना कोई इसका कोई बड़ा, ये इसका मतलब है कि यार कुछ है ऐसा, या इनसे कोई अकीदत का ऐसा कोई ताल्लुक ये बनाता है कि जिसके बाद वो आते हैं तो मुझसे पूछते थे कि भाई बंदोबस्त किया हुआ है पूरा, अच्छा किया हुआ है। और फिर जब सियासी शख्सियात भी मेरे घर आना शुरू हुई ना, तो ये भी उनके लिए एक बड़ा था कि हमारे तो आगे पीछे कोई ना सियासत में थे, ना कोई सहाफत में थे, तो ये सब कुछ अल्लाह ने जब दिया है तो फिर तो आपके ये तो घर वाले हैं ना। फिर तो अब मुझे एक जगह पे मैं गया, उन्होंने कहा जी आपके कजन भी आए थे, हमने उनको 40% डिस्काउंट भी दिया। मैं कहा क्या नाम था उनका? कहता जी जैन नाम था उनका। मैं कहा मेरा कोई कजन नहीं है। एक वक्त आता है फिर ये नाम यूज किया जाता है। हाँ, मुझे एक दिन सुहेल साहब ने किया फोन, वो आप यार मैं चला गया था, आपने जाते हुए कार्ड दोनों को हमें देते जाना। कहते यार मैं चला गया था। मैं कहा किधर सर? कहते यार वो आपके दोस्त ने फोन किया था, उन्होंने बताया था कि आपने नंबर दिया, ये मेरे से किसी ने रैंडम उनका नंबर मांगा। अच्छा। और मैंने दे दिया। वो भी इतने सादा आदमी है कि उन्होंने फोन करके बताया कि मैं उनका दोस्त बोल रहा हूँ, उन्होंने कहा था सर, उन्होंने आपको बताया ही होगा, तो वो चले गए उस तकरीब में। तो मैंने उन्हें ये नहीं कहा कि वो मेरा दोस्त नहीं है, मैंने कहा सर आइंदा ना आपने मुझसे पूछ के जाना, अगर मैं रेफर भी करूँ ना, आपने सर मुझसे एक मतलब पूछ लेना है कोई दोस्त क्या भी रहा हो। तो बाद में तो फिर ये भी होता है। और बड़े बड़े मजे की सीन एक ये भी है कि आप पहचाने जाते हैं तो लोगों को पता भी नहीं चलता कि आप कौन है। मैं अभी कॉफी शॉप पे गया हूँ कुछ 6 दिन पहले, मेरे साथ मेरा दोस्त था, उसने कहा यार लोग तुम्हें बड़ा घूर रहे हैं, यानी घूर रहे से मेरा पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, पहचान लिया। तो जब हम उस पे गए, बिल करवाने गए, तो लड़का आगे से कहता सर आप टिकटॉकर है ना? वो इतना हंसा मेरा साथ वाला। अच्छा थोड़ी देर बाद उसको एहसास हुआ, मेरी टेबल पे आया, कहता सर मुझे पता चल गया आप जर्नलिस्ट हैं। तो मैं नहीं आगे से कहता, कोई मसला नहीं, मैं आगे से कुछ नहीं कहता। हमारा दोस्त है वसीम बदामी, सभी जानते हैं। तो वसीम बदामी को एक दिन फ्लाइट के पीछे से लड़का आया आवाजें लगाते हुए, ये आगे बैठे हुए थे, सर आई एम बिग फैन ऑफ यू, ये वो आ गया पास। अब ये बदामी साहब ने खुद वाकया सुनाया हमें। कहते उसने मेरे साथ तस्वीर ली, मैं बड़ा खुश कि फ्लाइट सारी देख रही है, मेरे से तस्वीर ली। कहता सर जो आपने ताजदार हरम पढ़ी है ना, वो आतिफ असलम समझ रहा था। वो आतिफ असलम समझ रहा था। अच्छा अब कहते मुझे जब ये पता चल गया ना ये मुझे आतिफ असलम समझ रहे हैं, तो कहते मैंने फटाफट उसे कहा जी जी बहुत शुक्रिया, मैं फटाफट आगे चला गया। कि मजीद राज खुले, इससे बेहतर है कि मैं आगे ही चला जाऊँ। नाज़रीन यहाँ पे मज़े मज़े की गुफ्तगू जारी है और फ़ारूक साहब अपनी ज़िंदगी के इतने मज़ेदार से वाक़यात हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। आप कहीं मत जाए, हम वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। साहब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि एक जर्नलिस्ट के लिए कितना मुश्किल है अपने आप को मनवाना। डॉक्टर है, इंजीनियर है, उसका तो पता है कि ये किसकी फील्ड है, घर वाले भी मान जाते हैं कि हाँ जी इंजीनियरिंग करनी है आपने तो ठीक है आप आराम से इंजीनियरिंग करें, डॉक्टर बनना है आपने। लेकिन एक जर्नलिस्ट के लिए अपने आप को सोसाइटी में मनवाना, अपने घर वालों के लिए मनवाना, वो कितना मुश्किल है। और आपके लिए क्योंकि आप तो माशाल्लाह से अब यूट्यूब पे भी आ गए हैं, सोशल मीडिया भी है आपका, आपने मेन स्ट्रीम भी की है, तो कितना मुश्किल रहा है आपके लिए अपनी ये पूरी जर्नी को अगर आप देखें, करियर को देखें? मुझे किसी ने पूछा यार कितना मुश्किल रहा है, मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं कि जब आप किसी मुश्किल में होते हैं तब आपको लगता है कि बहुत तवील है। हाँ। यानी मैंने, अब लोग तो कहते हैं ना हम कैमरे के सामने आते हैं, तो मैंने कंटेंट प्रोड्यूसर रिसर्चर के तौर पे काम किया हुआ है, मैंने कोऑर्डिनेशन भी की हुई है, यानी प्रोग्राम्स के लिए गेस्ट करना भी ये काम भी किया हुआ है। शायद यही वजह है कि अल्लाह का करम है कि मुझे कोई मसला नहीं होता चीज़ों करने में। यानी मैंने ये सारे काम भी किए हुए हैं, सबिंग में भी टाइम लगाया। अगर हाँ सबिंग के प्रूफ रीडिंग की तरफ हम आ जाएं, तो उस प्रिंट की तरफ आए तो ज़ाहिर प्रूफ रीडिंग भी की होगी, बिल्कुल गलतियां भी दुरुस्त की हैं, तो ये काम है। जब डाइजेस्ट बनवाता था तो सारी डिजाइनिंग वगैरह भी खुद ही जाके करवानी होती थी, लेआउट ये वो सब, इन चीज़ों का अंदाजा होगा। तो इन चीज़ों के अंदाजा होने से प्रिंट मीडिया का पता था, कॉलम भी लिखे, अखबारात में काम भी किया, फिर बिहाइंड द कैमरा काम किया। तो उस वक्त ऐसे लगता था जैसे यार बड़ा मुश्किल था। यानी मैं एक प्रोग्राम करवाता था तो मुझे 3 मरतबा या 4 मरतबा उसे देखना पड़ता था। कैसे? जब प्रोग्राम होने से पहले उसका कंटेंट तैयार करते थे और फिर पार्टिसिपेंट्स को बताते थे कि ये बोलना है आपने, या आप यहाँ पे ये करेंगे। वो प्रोग्राम फिर दूसरी मरतबा जब वो रिकॉर्ड हो रहा था तब देखते थे, 2 मरतबा हो गया। पहली मरतबा जब खुद तैयार किया, तीसरी मरतबा उसकी एडिटिंग करवाते हुए, चौथी मरतबा मैं इस्लामाबाद फीड भेजता था तो वो पूरी फीड उसी तरह ही जाती है। ये टेक्निकल जो लोग समझते होंगे,
तो 4 मरतबा मुझे एक ही प्रोग्राम देखना पड़ता था एक ही दिन में, तो कितना मुश्किल थोड़ा होता है। तो लेकिन ये सारी चीज़ें जैसे ही आप कामयाब होते हैं ना, तो ये सारी फरहत और जो इज्जत आपको मिलती है और जो शोहरत और ये सभी चीज़ें इसमें, तो फिर आपको ये नहीं लगता, मुझे तो अब ये लगता है कि शायद बहुत ज्यादा लेकिन सर जब मुश्किल वक्त होता है ना तो तब लगता है कि भाई बड़ा लग रहा होता है, लेकिन खत्म ही नहीं होना। उसके बाद कुछ मुनाफकत भी है, क्योंकि हमारा एक सोसाइटी ऐसी है कि इसके अंदर मुनाफकत ना हो ये कैसे हो सकता है, नासूर बना हुआ है हमारे लिए। तो मुनाफकत को आप कैसे हैंडल करते थे, किसी दोस्त की मुनाफकत को या इर्द गिर्द जो लोग हैंडल नहीं, आज भी नहीं हो सकती ये हैंडल। अच्छा मैं बताता हूँ, मेरे सच्ची बात है, ये तो लोग ना, मैं कुछ दिन पहले किसी से मिल के आया और उनको कोई तोहफा दिया। अच्छा। तो किसी एक दोस्त ने फोन मैसेज किया, उन्होंने कहा कि बुरे लोगों से दूर रहो। मैं उस मैसेज का मतलब समझ नहीं आया। मैंने कहा आप किसकी बात कर रहे हैं, आपका इशारा अपनी तरफ है, मजाक में बात की ना। उन्होंने कहा नहीं आप जिनके पास गए थे ये वो। मैंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा जी वो आपके बारे में ये बात कर रहे थे। मैंने कहा सुने बात, वो किसी वक्त में उन्होंने मेरे पे कोई मेहरबानी की है, मैं इनको भी कहता हूँ कि आपने मेरे पे मेहरबानी की हुई, सच्ची बात तो ये, और मेरे पे बहुत से लोगों ने की हुई। इस तरह नहीं आपकी जिंदगी गुजर सकती कि मैं अलर्ट रहूं, मैं डर डर के जिंदगी जीऊं कि मैं आपके साथ ताल्लुक बनाऊंगा तो आप मेरे साथ कोई धोखा करेंगी, आप मेरे पीठ पीछे मुझे क्या कहती हैं। मुझे चलते रहना है। हम नए दोस्तों को मौका भी देते हैं, ये भी पता होता है कि हमारे बारे में क्या कहते होंगे, बैक बाइटिंग भी करते होंगे, लेकिन अगर आपने जिंदगी अच्छे तरीके से गुजारनी है ना, लोगों को मौका दें, चांस दें। लोग आपके बारे में कहते भी होंगे, आपको कुछ लोग आके कहते भी होंगे साजिद साहब आपके बारे में ये बात हो रही है, नहीं, आप लोगों को मौका दें। अलबत्ता किसी का पता चल जाए ना, कोई आपके साथ हाथ कर गया, फिर उसको दोबारा मौका ना दें। मैं इतना भी वो अच्छा होने का नहीं कह रहा, आप उससे डिस्टेंस कर लें अपना, कोई बात नहीं, लेकिन नए लोगों का रास्ता इसलिए बंद ना करेंगे यार मेरे साथ फलां ने ये किया था, ये नई एंकर आई थी इसने ये कर दिया था, ये पुराना एंकर था, पुराना रिपोर्टर था वो ये कर गया था। तो मुनाफकत हम आज भी फेस करते हैं। हम जिस शोबे में हैं, जिस सोसाइटी में हैं, लोग आपके साथ बैठे होते हैं, बड़ा अच्छा जनाब आपका प्रोग्राम था, जब उठ के चले जाते हैं कहते हैं ओ ये तो इसको तो फलां जगह से मौका मिल गया, इल्ज़ाम लगा देते हैं कि जी ये फलां, किसी ने एक साहब ने इल्ज़ाम लगा दिया मुझे प्रोग्राम जब मिला और बहुत अच्छी तनख्वाह पे मिला, तो उन्होंने कहा जी ये तो फलानी जो एजेंसी है उसकी तरफ से इसको किया गया, फीड किया गया। तो वो जो शख्स बैठा हुआ था वहां पे जो ये वाकया सुन रहा था, उसने मेरी चैनल के साथ डील करवाई थी। तो वो हैरान हो रहा था, कहता यार मैंने उसको नहीं बताया कि डील मैंने करवाई है, लेकिन मैंने उसे ये बताया कि तुम जो कह रहे हो ऐसा नहीं है। तो कहता मैं हैरान हो रहा था, जो डील मैंने करवाई है उसके बारे में ये कैसे कह सकता है कि फलां जो बंदा है, फलां जो एस्टेब्लिशमेंट की वो इदारा है, उन्होंने इसको फिट करवाया यहाँ। अच्छा अब एक आप ये बताएं कि आप जो ज़ाहिर उर्दू पॉइंट में रहे और वहाँ से भी आपकी बहुत सवालात के बाद आप उर्दू पॉइंट गए, मुझे तो याद है, और ऑफर भी आई, वो भी आपने किया। फिर आपने मेन स्ट्रीम में आप बतौर एंकर भी बड़ा आपने शानदार काम किया। मज़ा किस में आया दोनों में? और अभी भी आप क्या सजेस्ट करते हैं कि अब तो मेरा ख्याल है हम उस तरफ ना आएँ चूँकि अब हालात ज़रा मुख्तलिफ हैं, लेकिन अब अपना जो एक्सपीरियंस है वो बताएं कि वहाँ पे कैसा रहा और फिर आपको टीवी पे एंकर के तौर पे देखिए जो डिजिटल फर्क कितना है इसमें, डिजिटल है ना जो उस पे बात करने की आज़ादी है, इलेक्ट्रॉनिक में बात करने का एक प्रॉब्लम आ सकता है, इसकी एक अपनी रवायत है। और आज जो टाइम चेंज हो रहा है वो डिजिटल के साथ उसको सपोर्ट कर रहा है। जब हम आ रहे थे ना, मैं उर्दू पॉइंट में जब गया हूँ तो हमने वहाँ पे नए नए तजर्बे किए हैं। हमने पहली मरतबा कौमी असम्बली से लाइव किया है, नैब के बाहर से लाइव किया है। तो लोग वो चीज़ें जो डब्बे में बंद होके देखते थे ना, वो जब खुल के आई है ना, उन्होंने रिस्पॉन्स दिया उसके ऊपर। मुझे तो तब भी बहुत मज़ा आया। फिर मैंने अपना पॉडकास्ट शुरू किया 1 साल 1.5 साल पहले, और मैं अब मेहमानों को बुलाता हूँ। वहाँ पर बड़ी बड़ी शख्सियात आती हैं, मौजूदा वज़ीर आज़म, साबिक वज़ीर आज़म, सब लोगों के हमने किए पॉडकास्ट। मुझे तो सच्ची बात है जो काम नीयत से किया जाए उसमें भी बहुत मज़ा आता है। और मैं चैनल का जो प्रोग्राम करता हूँ, कभी ये नहीं सोचा कि यार चैनल का प्रोग्राम कर रहे हैं तो ऐसे करें। मैं उसके लिए यानी अभी कुछ दिन पहले ये इलेक्शन जो हुआ है वो कवर करके आया हूँ, ज़िमनी इलेक्शन का। तो फील्ड में जब निकलते हैं, पसीने आपके छूटते हैं, मुझे तो इसी में बड़ी सरसारी नज़र आती है, मज़ा आता है, सच्ची बात है। लेकिन डिजिटल में बात कहने की, करने की, और जो आप अपना काम कर रहे हो तो इसमें ये नहीं है कि आप गेस्ट के लिए बाउंड हैं कि ये वाला गेस्ट बिठाएंगे नहीं बिठाएंगे, क्या बात कहनी है क्या नहीं कहनी, जिम्मेदारी में रहते हुए। और
फिर बड़ी गुंजाइश मौजूद है, इसलिए मुझे ज़्यादा बेहतर वो लगता है। शायद मेरी ग्रोथ में उसका बहुत बड़ा किरदार है, इसलिए भी वजह हो सकती है, इसलिए भी वजह हो सकती है। टीवी वाला हो सकता है मुझसे डिसएग्री करे, लेकिन मैं आज बच्चों को डिजिटल पढ़ा रहा हूँ जी, आज मैं अगली नस्ल को ये पढ़ा रहा हूँ, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि ये डिजिटल जो है ये माशरे को तब्दील कर रहा है मुख्तलिफ अंदाज में। उसके अच्छे माइनस हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसने रवायत ही तब्दील कर दी है। मुझे बताएं, आपकी वालदा, हमारे जो बड़े हैं वो आपका ड्रामे भी यूट्यूब पे देख रहे हैं जो टीवी पे सामने आते थे। तो ये तो एक इम्पैक्ट है, जो बच्चे हैं आपके वो मोबाइल से शुरू हो रहे हैं। तो आपको ये चीज़ एक मुख्तलिफ है, आपको ये सीखनी है, करनी है, और इसमें गुंजाइश मौजूद है। अलबत्ता ये दोनों मुख्तलिफ हैं, लेकिन मुझे तो दोनों तरफ मजा आता है, ज्यादा डिजिटल पे आता है। डिजिटल पे अच्छा। ड्रामा फिल्मों की तरफ अगर आ जाएं तो फिर आपको कौन से एक्टर और एक्ट्रेस पसंद है? अगर आप खुद एक्टिंग करते तो फिर आप किसको कॉपी? अगर आप एक्टर होते, ये कह रही हैं। अगर आप खुद एक्टिंग की तरफ आते तो मेरा ख्याल अच्छा तजर्बा ना होता, मैंने शायद ये 2-3 मरतबा तजर्बे किए हैं। अच्छा, ये भी इसकी बुनियाद पे कह रहा हूँ, एक्टिंग भी की है मैंने, और मुझे मैंने एक शॉर्ट मूवी में काम किया हुआ और 1-2 एड्स में काम किया हुआ। और मैं उम्रे पे जा रहा था, अभी मेरा ये टीवी का सफर शुरू नहीं हुआ था, तो उन्होंने मुझे कहा जी हमें एक जर्नलिस्ट चाहिए इस तरह से, अच्छा, रोल के लिए बता रहे थे। तो आपके मेरे करली बाल थे, इसी तरह के बाल होने चाहिए, ये वो सारा जब उन्होंने बता दिया ना तो कहते हैं कि हमारी शूटिंग हो जाएगी 15 दिन बाद शुरू। अच्छा, मैंने कहा 15 दिन बाद ये मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा जी क्यों? मैंने कहा जी मैं उम्रे पे जा रहा हूँ, ये बाल तो खत्म हो जाने हैं। ये करली तो उन्होंने कहा हमें तो यही चाहिए। मैंने कहा बस फिर कोई बात नहीं, तो मैं जा रहा हूँ, बात देखी जाएगी। तो एक्टिंग मैंने कोशिश की है, मेरा ख्याल है हम एक्टिंग में अपने बारे में मेरा ख्याल है हम उसके लिए बने नहीं। जो आपने बात की ड्रामा वगैरह, मैं टीवी ड्रामा नहीं देखता, लेकिन मैं फिल्म का शौकीन हूँ। तो कौन सी एक्ट्रेस पसंद है आपको? मैं यहाँ पे जो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान में बहुत मूवीज शायद उस तरह से हम नहीं बना पा रहे, तो मैं हॉलीवुड और बॉलीवुड ज़्यादा देखता हूँ, लेकिन यहाँ पे भी देखता हूँ। तो नेटफ्लिक्स पे तो अब बहुत ज़्यादा अच्छी मूवीज़ मौजूद हैं और बड़े बड़े, लेकिन मैं आपने चूंकि एक्ट्रेस का कहा, तो एक्ट्रेस से ज़्यादा एक्टर का सुन लें। टॉम हैंक्स मेरे पसंदीदा हैं। जो लोग उनका काम जानते हैं, देखते हैं, उनको पता होगा, वो मुझे बहुत इम्प्रेस किया हुआ उन्होंने, और मैं उनकी कोई मूवी शायद ही को छोड़ी हो। वैसे रूटीन में देखने वालों के लिए मैं रोज़ एक मूवी देख के सोता हूँ। अच्छा, तो अब मेरा ख्याल है टाइम भी शायद क्लोज हो रहा हो, ये मूवी भी क्लोज कर लें, मूवी को भी कर लें। अगर हम इधर आए, अब क्या आप समझते हैं, एक हमारे यहाँ ना सैचुरेशन होगी मीडिया में, देखें हम आप सारे समझते हैं, जानते हैं, नौजवान नस्ल को अब क्या करना चाहिए, और इस मीडिया को और इस इंडस्ट्री को बचाने के लिए क्या आपके तजर्बात हैं और तजावीज़ हैं कि हम इसको ज़ाहिर लोगों तक पहुँचा सकें? सर, इसमें तो जो एक आर्टिफिशियल बबल है ना, इसमें मैं आप दोनों की एक तो उसको ख़त्म करना होगा सबसे पहले। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ख़त्म भी कर रहा है। हमारी DSNG चलती हैं, जो टेक्निकल लोग जानते होंगे हमारी चीज़ें, ये जो आजकल तेज़ तरीन ज़राए हैं ना, कम खर्च, उनकी तरफ हमें आना चाहिए, रवायत से बाहर निकलना चाहिए। मैं अभी भी अपने कैमरामैन और अपने दूसरे भाई मुझसे नाराज़ भी होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले ख़ास तौर पर। ये खास जगह से ट्यून हुए होते हैं, जो न्यूज़ पे जाते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने कैमरा रखते हैं, माइक लगाते हैं और पीछे जाके बैठ जाते हैं कि खबर हो रहा है, उठ के चला जाता है तो ये वो बंद कर देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा उन्होंने कुछ करना है, बहुत इनोवेटिव लोग मैंने देखे हैं जो कंटेंट निकालते हैं मुख्तलिफ जगह से जाके, सवाल भी करते हैं, और दूसरा ये कि भाई खास क्लिपिंग वहां से निकालते हैं। कैमरामैन के पास तो कैमरा है ना। पंजाब असम्बली में लोग आते हैं, वो मैं अब आपको बताना क्या चाह रहा हूँ सर, इसमें ना इनोवेशन नहीं आएगी ना, तो ये चीज़ पुरानी होती होती ख़त्म हो जाएगी। अखबार में इनोवेशन की कमी है, अखबार में, इसलिए अखबार में इनोवेशन की कमी क्या है कि जब टीवी पे लोग खबर देख रहे हैं, डिजिटल पे फौरी तरह खबर देख रहे हैं, तो अब आप तजिया दें उसकी खबर को ऐसे खोलें, 24 घंटे बाद खबर नहीं वही दे सकते, वो पुरानी लगेगी आपको। अब अगले दिन का अखबार आप जब खोलते हैं तो आप कहते हैं यार उसका फॉलो अप ऐसे खोलें, उसके 3 एंगल खोल के दें, आप जैसे लोग उस पर तजिया दें, वो चीज आए, या उसको इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग में लेके जाए, वो मजा आए ना अखबार पढ़ते। तभी इलेक्ट्रॉनिक का भी यही होगा। एक तो इसका जो बबल है, जो हमारे एंकर्स हैं, मेरी भी अच्छी तनख्वाह है, लेकिन जो
तनख्वाहें 50-50 लाख पे 60 लाख पे, इससे ये इंडस्ट्री इस तरह से नहीं चलेगी। यही वजह है कि नीचे कैमरामैन की शायद तनख्वाहें कम है और ऊपर जो है लोगों की 50-50 लाख और करोड़ रुपए तनख्वाहें। अच्छा, मैं पाकिस्तान में लोग ऐसे हैं जिनकी 50 लाख करोड़ रुपए तनख्वाहें एंकर्स हैं, ठीक है। पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर भी अगर हैं तो गलत है, गलत है। दूसरी बात ये कि एंकर्स बनाने से पहले आप जरूर देखें कि उनके तजर्बा क्या है, उसने कहाँ कहाँ काम किया। बाहर हमारा जो बाहर हैं जिनको हम देखते हैं BBC CNN, वो पहले पूरी वर्किंग करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं फलाना, उसके बाद उनको बैठाते हैं वहाँ पे। अब ये 20 साल बाद अगर इस चेयर पे बैठे हैं, बिल्कुल 20-22 साल बाद, तो इनके बैठने का, इनकी फिर जो तजर्बात हैं, थोड़े जो से काम साल तो कम किए हैं, लेकिन चलें ठीक है, कम किए हैं थोड़े से मैंने, लेकिन मैंने सिर्फ जंग वाले जंग वाले सही काउंट किए, बाकी नहीं वो 22 लेकिन आप बाकी करके अगर ये अपनी उम्र ज्यादा बताना चाहते हैं तो 25-30 साल कर लें। चलिए, आप लोगों के तजर्बात से हमें तो बहुत कुछ हासिल हो गया और शायद नाजरीन को भी बहुत कुछ समझ आ गई होगी कि जर्नलिस्ट जो है वो किस तरह से स्ट्रगल करके सामने आता है, कितनी कुर्बानियां दे के सामने आता है। क्योंकि ये कुर्बानी की ईद है, तो आप भी अपनी अना, अपनी जो मुनाफकत है उसको कुर्बान करें और आपस में खुशियां बांटें। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।